हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में जाते जाते हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखा था। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका बताया है ना। आज एक और तरीका उसको देखते हैं कि उसको हम लोग कुछ इस तरह भी सोच सकते हैं। मान लो एक सेल है ये, ठीक है, और दूसरा सेल है ये, ठीक, और मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक, और ये ओपन है, मतलब ए और बी किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड नहीं है, बस ये सिस्टम में यही। इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। हमको निकालना है ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, हम किसी पॉइंट का मतलब कि पोटेंशियल डिफाइन करना शुरू करेंगे। जैसे कि हम इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं, लेट अस सपोज 0, तो ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ठीक। अब हमको नहीं पता कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए या इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पोजीशन को x मान लेते हैं। मान ली अगर इस पोजीशन को x मान लिए तो इस पोजीशन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x प्लस E1 माइनस E1, ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पॉइंट का x माइनस E2। अब इस पोजीशन के लिए हम नोडल लगा देते हैं, ठीक है ना, इस पोजीशन के लिए नोडल लगा देते हैं। तो ये पॉइंट से 3 जंक्शन है, ये इस जंक्शन से 3 टर्मिनल है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना, तीनों का सम क्या होगा 0। ध्यान देना, इस वाले वायर में कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ये ओपन पार्ट है। जो करंट इधर जाएगा उसका वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट में कोई करंट नहीं होगा। जो करंट होगा इसमें होगा, इसमें होगा। तो नोडल का तो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि आउटगोइंग होगा। तो यहां से यहां तक में करंट नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच में बैटरी है। करंट हमेशा डिफाइन, करंट का एक्सप्रेशन हमेशा रेजिस्टेंस से आएगा, ओम्स लॉ से आएगा। तो ये जो करंट होगा वही ये करंट होगा, वही ये करंट होगा। तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट होगा, x माइनस E1 अपॉन R1, ठीक, प्लस इस रेजिस्टेंस से कितना करंट होगा, x माइनस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू टोटल करंट 0, इसको भी 0 ही माने, ठीक है। इससे क्या आएगा, x बाई R1 प्लस x बाई R2 उधर भेज दो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, x को कॉमन ले लो तो x कॉमन हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन, ठीक है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। मतलब x का पोटेंशियल हमको मिल गया। इसका ये पोटेंशियल कितना है 0। तो a और b के अक्रॉस कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, a और b के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है x का, ये x है, ये 0 है, तो a और b के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस x, ठीक है। और x का एक्सप्रेशन ये है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखो ना, ये कुछ नहीं है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। मतलब हमसे अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले, ठीक है ना, और पूछ दे कि ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो कुछ नहीं, तुमको पॉइंट ए कंसीडर करना है, पॉइंट बी कंसीडर करना है, और इन दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट निकाल देना है, और इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल देना है, ठीक है। इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ई इक्विवेलेंट होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का इनवर्स, ठीक है। तो इन दोनों सेल के हटा के ए और बी पॉइंट के अक्रॉस एक इनका इक्विवेलेंट लगा देना है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लगा देना है। तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो याद रखना इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना वो E माइनस IR होगा, ठीक है, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब एक बात समझ लेना, क्योंकि ए और पॉइंट के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई एक्सटर्नल लोड लगा नहीं,
मतलब ये एक ओपन सर्किट बन गया। इसको जब हमने इसमें कन्वर्ट किया तो दिस पार्ट इज ओपन, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, हेंस V बराबर जो होगा वो सिंपली E इक्विवेलेंट ही रह जाएगा। ओपन सर्किट में मैंने बोला है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF के बराबर होता है, क्योंकि I 0 होता है। तो इसमें तो कोई करंट A से B कोई करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्लोज सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट है। तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E इक्विवेलेंट होगा। यही अगर इसके अक्रॉस कोई लोड होता तो दिस इज इक्वल टू, इससे ये वही करंट इससे भी पास हो रहा होता I, तो हम इसको लिख देते हैं I इंटू R और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है, जो हम पहले आपको दिखाए थे। यहाँ पे ये सिर्फ इसको ओपन सर्किट मानते हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं उस पे। उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड VAB। ठीक है, A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुमको दिखेगा कि यहां पे 3 सेल्स हैं, सबका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये तीनों पैरेलल में। तो इन तीनों को हटा के तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ लगा दो। ये हो गया A, ये हो गया R, ये हो गया E इक्विवेलेंट, ये हो गया स्मॉल r इक्विवेलेंट और ये हो गया पॉइंट B। ठीक, तो ध्यान देना तुमको क्या निकालना है, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना जब तुम तीनों को इक्विवेलेंट डाल दोगे ना, कहना क्या है मतलब, इससे करंट होगा, इससे करंट होगा, इससे करंट होगा, लेकिन इस विंग से करंट नहीं होगा, इस विंग से करंट नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन पार्ट, मतलब कि पूरा का पूरा ये सेटअप से अब कोई करंट नहीं होगा। तो कोई करंट नहीं होगा तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जो है सिर्फ अब बैटरी। तो A से B जाएंगे तो पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप होगा? सिर्फ और सिर्फ बैटरी में। कितना? तो VAB जो होगा वो होगा E इक्विवेलेंट। ठीक है, अब E इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लो। इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 है ना, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक, अब ये सारे तो 1 है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो E1 कितना है? 3 प्लस 2 5 प्लस 6, तो VAB जो आ जाएगा वो आ जाएगा E इक्विवेलेंट बराबर 6 बटा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, देखिए आंसर देगा 2। दिस इज योर आंसर। तुमसे अगर कोई R इक्विवेलेंट पूछे कितना होगा ये वाला, तो ये होगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 का इनवर्स। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का इनवर्स, दैट इज 1 बाई 3। एक तो लॉजिक तुरंत काम करता है, दूसरा काम क्या करता है ना कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल है और ये तीनों का वैल्यू आइडेंटिकल है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो होगा इनका 1/3 होगा, मतलब R R R, तो इनका इक्विवेलेंट R बाई 3 होगा, मतलब 1 1 1 मतलब 1/3 होगा, जो कि उससे भी आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। एक और इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर्किट दे रखा है, एक सेल है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, दूसरा है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के इस साइड लगाओ या इस साइड लगाओ, ये कभी भी दुविधा वाला बात नहीं होना चाहिए, सर्किट वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, दोनों सेल्स के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस सेल को कंसीडर करें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस, इस सेल को कंसीडर करें ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हमको दिख रहा है कि किसी भी सेल को कंसीडर करो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना वो सेम ही आना चाहिए, क्योंकि तुम सेम 2 पॉइंट को ही कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो मान लो हम इसको 2 तरीके से बनाते हैं। एक तरीका तो ये दोनों पैरेलल में मान लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस और ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस, मतलब सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस और ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस 2 रेजिस्टेंस है और 2 ईएमएफ है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा? इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। तो ऐसे तो ये दोनों जब अलग अलग थे तो एक क्लोज सर्किट दिखता था, लेकिन जब ये इक्विवेलेंट में आ जाएंगे तो ये ओपन सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कि V, मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिए A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B, तो VAB जो होगा वो E इक्विवेलेंट ही होगा। अब E इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो 6/1 प्लस 2/3
है ना, अपॉन 1/1 प्लस 1/3। तो दिस विल गिव यू 18 प्लस 2 20/3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3। ये कट गया 5 वोल्ट। मतलब कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 5। ठीक, इसको दूसरा एक और तरीका हो सकता था कि तुमको ये दिख रहा है सिंपल एक क्लोज लूप और एक लूप का सर्किट है, पूरा का पूरा जो ये लूप है वो सिर्फ और सिर्फ एक लूप का सर्किट। तो इस पूरे लूप में करंट जो होगा वो सेम होगा, जो इसी लूप में घूम रहा है ना, इस लूप से बाहर नहीं जा रहा है, इसीलिए इनके इक्विवेलेंट में हम कोई करंट नहीं दिखाते हैं, वो इसी लूप के अंदर कन्फाइंड है ना। तो इस लूप में एक करंट दिखा दो। अब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो ये 6 वोल्ट इधर करंट ड्राइव करना चाहता है, ये 2 वोल्ट इधर ड्राइव करना चाहता है, मतलब ऐसे और ये ऐसे, पावरफुल कौन, ये। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट आई। ठीक है, अब देखो इन दोनों सेल को ना तुम सीरीज का कंसीडरेशन भी कर सकते हो। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मान लो इस पॉइंट से शुरू करो, यहां से यहां +6 वोल्ट -3i -2 वोल्ट -2i करंट के अलाउंग बढ़ रहे। तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को ना तुम एक इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट भी बना सकते हो, इन दोनों का इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों के पोलैरिटी अपोजिट है। तो 6 - 2 मतलब 4 वोल्ट भी लिख सकते हो। और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्योंकि सीरीज है, करंट दोनों पूरे सर्किट में सेम है, मतलब ये सीरीज भी कंसीडर कर सकते हो इसको। ये ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ जिसमें इन दोनों सेल को सीरीज भी कंसीडर किया जा सकता है। ये ऐसा इक्विवेलेंट हुआ कि इन दोनों को, ध्यान देना, पैरेलल भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इसमें देखो ये दोनों का कितना है, 6 और -2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट सेंस है, 4 वोल्ट। ये 3 और ये कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो जिससे कि सर्किट में करंट कितना आएगा, I = 1 एम्पियर आ जाएगा। करंट डिसाइड हो गया, इससे करंट डिसाइड हो गया, मतलब इस सर्किट से करंट कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 एम्पियर। अब हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो अगर इन दोनों पॉइंट को कंसीडर किया जाए तो ये सेल जो है वो डिस्चार्जिंग मोड में, मतलब E1 - IR1। ठीक, इस सेल को कंसीडर किया जाए तो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये चार्जिंग मोड में है। इसके लिए लिख सकते हैं E2 + IR2। देखो दोनों सेम आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर हम लोगों का सेम आने वाला है, यही चीज आने वाला है। इसको सॉल्व करोगे तो E1 - E2 = IR1 + R2। दैट इज द सेम सेंस। ठीक है, तो इससे अगर निकालते हैं तो E1 है 6, I है 1, R है 1 इजिकल टू, इससे निकालते हैं E2 है 2, I है 1 और R2 है 3। देखो तो सेम आया। 6 - 1 5 वोल्ट, 2 + 3 5 वोल्ट, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। सॉरी, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सॉल्यूशन समझ में आया। तो सर्किट जो है ना उनको बस सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस है वो मैटर नहीं करता है, बस तुमको लॉजिक पता होना चाहिए कि करंट कैसा बिहेव करता है, वोल्टेज का क्या रोल है, तुम सब सर्किट सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A battery is made by connecting n identical cells of EMF E and internal resistance R in series. If the terminals of battery are short circuited, find the current in the circuit and also draw the graph of I versus J. तो सबसे पहले हम जो कंडीशन दी है उसको कंपाइल करते हैं। एक बैटरी हम लोगों ने बनाया, वो बैटरी कैसे बना, तो n आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। मान लो एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे ऐसे करके कितने सेल्स, n सेल्स। ये देखो एक सेल जो होता है ना उसके 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। ठीक, तो सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो सेल के सिस्टम को ही हम बैटरी बोलते हैं। तो इस सेल का एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड, इस सेल का दोनों टर्मिनल किसी से कनेक्टेड है, तो फाइनली ये एक बैटरी बन गया। ठीक है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड सेल से बना है, जिसके 2 टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये, क्योंकि बाकी जो सेल्स के टर्मिनल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से एक लाइन वायर से मिला देंगे।
ये लाइन वायर का कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं होगा। दैट मीन ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम। शॉर्ट सर्किट का मतलब यही होगा कि जो भी टर्मिनल को तुम शॉर्ट सर्किट करते हो दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। ठीक, तो हमको निकालना है करंट इन द सर्किट। कुछ नहीं, ये सिस्टम में कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते लोड, ये सारे के सारे कैसे कन्वर्टेड है, तो सीरीज में ER 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 ER। तो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट होगा NE NR, और ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है NR, सर्किट का नेट EMF है NE, तो I बराबर होगा V/R, है ना, क्या आ जाएगा NE/NR। ठीक, तो ये आ जाएगा E/R। ठीक है, तो ये जो करंट है वो N से इंडिपेंडेंट, आप देख सकते हैं इस सर्किट में N से इंडिपेंडेंट है। इक्विवेलेंट EMF N पे डिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस N पे डिपेंडेंट है, लेकिन सर्किट का नेट करंट V/R दैट इज NE/NR N से इंडिपेंडेंट है। N का वैल्यू 1 होगा तब बिग सर्किट में करंट E/R होगा, N का वैल्यू 10 होगा तब B/R, N का वैल्यू 100 भी होगा तब B/R। दिस इज द करंट। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर I वर्सेस N। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इस तरफ I इस तरफ N है ना, तो सर्किट का ग्राफ जो वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा E/R के बराबर, क्योंकि N तुम कितना भी बढ़ाओ सर्किट में करंट जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे, लेकिन ये वाला जो टर्म है ना उसको हटा के हम इसको लिख देंगे पैरेलल। अब सेम चीज को हम लोगों को पैरेलल के लिए कंसीडर करते हैं। करंट इन द सर्किट निकालना है और साथ में ही इक्विवेलेंट मतलब कि ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो अगर हम इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब N सेल्स को क्या लगाना है, पैरेलल में लगाना है। तो देखो ये हो गया बैटरी कितने तक, N तक। ठीक है, जिनके टर्मिनल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, जिसके टर्मिनल्स को हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये N सेल्स E और R कैसे कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल्स है ना, और आइडेंटिकल सेल्स है इसका मतलब EMF और रेजिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल का सेल्स मतलब यही हुआ कि इधर E है लेकिन इधर R अलग है, तब ये चीज नहीं होगा। तब तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा E1/R1 + E2/R2 + E3/R3। ठीक है, लेकिन अगर सारे सेल्स की EMF E है और सारे के रेजिस्टेंस R है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट EMF भी E ही होगा। जितना इंडिविजुअल का था उतना ही इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/N टाइम्स होगा, R/N। ठीक, और इनको हम लोगों ने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो इससे करंट इन द सर्किट क्या आएगा, तो I बराबर होता है V/R, तो E/R/N, दिस विल गिव यू NE/R। ठीक है, तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ गया। ठीक, तो करंट जैसे जैसे N बढ़ेगा सर्किट का करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है ना कि N बढ़ाओगे तो इक्विवेलेंट EMF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा ना और छोटा होते जाएगा, मतलब सर्किट का करंट और बढ़ते जाएगा। दैट्स वाई अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं किसका, I वर्सेस N का, I जो है वो N से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस ग्राफ का अगर तुमसे कोई स्लोप पूछ दे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो I और N का ग्राफ बनाया जा रहा है ना, I और N का ग्राफ बनाया जा रहा है, तो इस सर्किट का स्लोप जो होगा वो E/R। ठीक है, N का जो कोफिशिएंट होता है वही ना स्लोप होगा, अगर लीनियर है तो N का जो कोफिशिएंट वही स्लोप होगा, तो क्या होगा भाई, तो स्लोप होगा इसका E/, दिस इज द स्टोरी।
ठीक है, होप कि ये समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे एक सर्किट है, सिंपल एक लूप का सर्किट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ठीक है ना, मतलब हम आर को वेरी करें, तो आर को वेरी करने का पर्पज गिवन है ईएमएफ, गिवन है आर, मतलब बैटरी का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आर जो है वो वेरिएबल है, हम इसको चेंज करें। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा, तो सर्किट का करंट भी जो होगा वो भी चेंज करेगा। मतलब कि इस इनपुट से इस जो एरो को हम जॉकी को इधर उधर मूव करा के जब इंटरनल उसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो मेरा इस सर्किट का क्या होगा, करंट भी चेंज करेगा। तो लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे एम मीटर लगा देता हूँ। एम मीटर का काम सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट में करंट क्या करना है, मेजर करना है। तो तुमको ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, मतलब ये सेल क्या करा जो कि होता है E माइनस आई आर, ठीक है, वर्सेस करंट इन द सर्किट, वर्सेस करंट इन द सर्किट। तो E माइनस आई आर को हम लोग V से डिनोट करते रहे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको ना ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस I का, ऐसे इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो V होगा ना, वो I इंटू कैपिटल आर होगा। इसके जो सेल के अक्रॉस ड्रॉप होगा वही इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन हम इस रिलेशन से ग्राफ नहीं स्टैब्लिश कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको ड्रॉ करना है V वर्सेस I का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे R भी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं, वो भी चेंज कर रहा है, मतलब ये दो वेरिएबल है, R चेंज कर रहा है I। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन से जाए तो इस इक्वेशन में हमको ड्रॉ करना है V वर्सेस I का, I चेंज कर रहा है, V चेंज कर रहा है, लेकिन ये स्मॉल r और ये EMF ये कांस्टेंट, तो इसमें सिर्फ मतलब कि जो है ना V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसमें जो है V जो है वो I और R दोनों पे डिपेंडेंट दिखने लग रहा है, क्योंकि हम R को भी वैरी कर रहे हैं, तो इससे ग्राफ नहीं प्लॉट होगा, इससे ग्राफ नहीं। अब इस इक्वेशन को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ध्यान देना, ये हो गया मेरे लिए Y और I जो हो गया मेरे लिए X और ये हो गया मेरे लिए M, ठीक है, और ये हो मेरे लिए हो गया C। एक जनरल लाइन का इक्वेशन ये है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम y एक्सिस पे V रखें, x एक्सिस पे I रखें, तो ये जो ग्राफ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है इस एक्सप्रेशन में, जिसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब C पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब इंटरसेप्ट बना रहे हैं मतलब I जीरो, I अगर जीरो रखोगे तो V कितने के बराबर होगा, E। ये तो मैंने तुमको भी बताया है कि अगर सर्किट में I अगर जीरो होता है, सर्किट में अगर I अगर जीरो होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज भी है ना EMF के बराबर होता है। तो ये ग्राफ में तुमको दिखेगा। अब तुमसे बोलेंगे कि करंट कब सर्किट में जीरो होगा, या तो इसको ओपन कर दो, ठीक है, या फिर इस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दो। इसको अगर इनफाइनाइट कर दोगे ना तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा और सर्किट में करंट जीरो होगा, ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होगा, ठीक है, तो इस पोजीशन को देखो, कंसीडर करो, तो इसको जीरो से इक्वेट अगर करेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर कितना आ जाएगा, E बाई, ठीक है। मतलब अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर दें मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो I बराबर कितना होना चाहिए। अब आओ, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बना है तो इसका स्लोप होगा, हमेशा याद रखना, यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है -m, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, I वेरिएबल है, R नहीं, R है -R, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी तुम इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे और तुम इसका ग्राफ बना रहे हो ना, तो इसका स्लोप जो देगा वो नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल देगा, ठीक है। तो याद रखना नेगेटिव -R देगा, कभी भी पॉजिटिव R नहीं, -R देगा इसका,
ठीक है, ऐसे स्लोप भी तो नेगेटिव है, तो माइनस आर इज इक्वल टू स्लोप, आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप, आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेटअप है ना वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के 5-6 एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, एमीटर लगा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, और एक वोल्ट मीटर भी यहाँ लगा देंगे। ठीक, वोल्ट मीटर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का क्रॉस लगाएंगे तो इसका रीडिंग इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एमीटर क्या देगा? करंट। इन दोनों के रीडिंग, ये तो रीडिंग है हमारा ना, पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, इसका जो स्लोप होगा वो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ई एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, इट्स टर्मिनल्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक सेल है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है ई और आर, इसके टर्मिनल्स एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट। ठीक, तो इस सेटअप में सर्किट में करंट होगा आई, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.6 वोल्ट फॉर आर इज इक्वल टू 4। जब ये आर का वैल्यू 4 ओम था तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1.6। याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस आई आर या फिर I इंटू कैपिटल, एक रेजिस्टेंस के लिए I इंटू कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल से सिर्फ यही लोड कनेक्टेड है, तो I इंटू आर। क्वेश्चन के हिसाब से जब R बराबर 4 ओम था ना, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 1.6। तो E माइनस आई इंटू आर बराबर I इंटू 4 ओम बराबर 1.6। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इससे जो है ना हम करंट निकाल रहे हैं। आई का वैल्यू कितना आएगा? आई का वैल्यू आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 एम्पियर। तो इस एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं E माइनस 0.4 आर बराबर 1.6। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन से मेरा E और R का वैल्यू नहीं निकल सकता क्योंकि ये दो वैल्यू। एक और कंडीशन दिया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसी सिस्टम के लिए 1.8 वोल्ट आएगा जब R बराबर 9 हो। तो इसी एक्सप्रेशन को फिर से लिख सकते हैं कि I इंटू 9 ओम बराबर 1.8 वोल्ट, I बराबर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो इस एक्सप्रेशन में अगर डाल दें E माइनस 0.2 R जो होगा वो होगा 1.8। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो R का वैल्यू आ जाएगा, फिर एक्सप्रेशन पुट करोगे तो E का वैल्यू आ जाएगा। हमको निकालना क्या था? फाइंड E एंड R। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। A storage battery is connected to a charger for charging with a voltage of 12.5. The internal resistance of the storage battery is 1. मान लो मेरे पास एक बैटरी है जो चार्जेबल है, ठीक है। मैंने सपोज कि इसका ईएमएफ कितना है? E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? हमको इसको चार्ज में लगाना, तो इसके दोनों टर्मिनल्स को किसी पावरफुल सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पावरफुल सोर्स जो है ना, इसको चार्ज कर रहा है कितने वोल्टेज पे? 12.45। मतलब इस पॉइंट इनके दो टर्मिनल जो कनेक्टेड हैं उनके अक्रॉस जो V है वो 12.5। मतलब इस सेल के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 12.5। ठीक है, तो सेल जब चार्जिंग में होता है तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E प्लस आई। ये तुमको दे रखा है 12.5। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस तुमको दे रखा है 1 ओम और करंट बताया है कि व्हेन द चार्जिंग करंट इज 0.5 एम्पियर। करंट कितना है चार्जिंग का? 0.5 एम्पियर। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द स्टोरेज। इस एक्सप्रेशन में डालेंगे E प्लस 0.5 इंटू R के जगह पे क्या डाल देंगे?
1 इज इक्वल टू 12.5, तो E बराबर 12.5 माइनस 0.5 दैट इज 12। अगर E माइनस IR वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर 13 वोल्ट आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चार्जिंग मोड में है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन E प्लस आई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक सर्किट है जिसमें दो सेल, एक सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा के नहीं, बस लिख दिया है, मतलब तुमको मानना है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सिमिलरली दूसरे का 15 वोल्ट 2, मतलब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक। और ये दोनों से एक लोड R से, ये सर्किट डेफिनेटली सर्किट में करंट होगा और सिर्फ एक करंट होगा, क्योंकि लूप कितने हैं, एक, ठीक। तो कंडीशन दिया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 वोल्ट इज 0। इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0, तो हमको R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, कैसे, तो ध्यान देना, ये दोनों जो है, पहले तो तुमको देखना होगा ये चार्जिंग मोड में या डिस्चार्जिंग मोड। तो ये सेल के चलते करंट इधर होना चाहिए, इस तरह लूप पे घूमना चाहिए, इस सेल के चलते भी इधर है, मतलब दोनों सेल के चलते करंट का सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों चार्ज डिस्चार्जिंग मोड में ही रहेंगे। तो इसका मतलब इससे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो होगा E माइनस IR, मतलब 3 माइनस I इंटू 1 हो गया ना, हाँ। और कंडीशन दिया हुआ है कि ये 0, जिसे I का वैल्यू कितना आ जाएगा, I का वैल्यू सर्किट में आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 3 वोल्ट, 3 एम्पियर। अब इससे क्या फायदा होगा, सर्किट का करंट हमको पता चल गया, अब तुमको ना रेजिस्टेंस R मिला, सर्किट में तुमको सब चीज नोन है, बस यही अननोन है। तो इसको क्या करो, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, जैसे कि ये दोनों सेल सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 18। ये दोनों जो सेल है रेजिस्टेंस भी सीरीज है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 ओम, और किससे कनेक्टेड है, R, ठीक। सर्किट में करंट कितना है, 3 एम्पियर, ठीक। तो I इंटू R बराबर होगा इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब 18 माइनस 3I, ठीक है, E माइनस IR, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो किससे कनेक्टेड है, इस R से कनेक्टेड है। तो I कितना है, 3 इंटू R बराबर 18 माइनस 9, मतलब 9, ठीक है। तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 3, देख, ठीक है। ये 3 ओम, ये 3 ओम, 3 प्लस 3 6, 18/6, 3 एम्पियर सर्किट में करें, तो एक्सटर्नल लोड का वैल्यू हमको मिल गया, ओके। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट वाई शेप का है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने लिखना भूल गया, एक मिनट मैं रेजिस्टेंस देख ले रहा हूँ, 6 3 2, ठीक। ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, ठीक। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख देता आंसर तो आना ही, ठीक है। ये वाई शेप का है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, 6 3 2, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस देना दिया हुआ है। यू नीड टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ O, ये जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल मानना है, कुछ नहीं, ये एक नोड है, ये एक जंक्शन है, जंक्शन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इसका पोटेंशियल मान लो X, नोडल एनालिसिस लगाएंगे, X विल बी एट हाईएस्ट, मतलब तीनों डायरेक्शन में तुम करंट जा रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आउटगोइंग करंट कितना होगा, 0 होगा, तो ये आउटगोइंग कितना होगा, x माइनस 6/6, प्लस ये आउटगोइंग कितना होगा, x माइनस 3/3, प्लस ये आउटगोइंग कितना होगा, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम कितना आएगा, 6, ठीक है। अब इसमें देखो, ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2x प्लस x, 6x, 6 6 6 बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। x प्लस 2x 3x, 3x 3x 6x, ठीक है। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा,
18, तो x बराबर 3, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3। तो जब इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसमें कितना करंट होगा? ये 6 ये 3, तो 6 माइनस 3, ठीक है, 3 वोल्ट अपॉन 6, 1/2 एम्पियर। इसमें करंट कितना होगा? तो 3 माइनस 2 अपॉन 2, मतलब 1/2 एम्पियर। बात वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन देखो, 5 बल्ब है A B C D E, ठीक है ना? तो सारे के सारे बल्ब आइडेंटिकल है और एक सोर्स से कनेक्टेड हैं। बताना है कि आउट ऑफ ऑल दीज बल्ब विच वन इज सेकंड ब्राइटेस्ट। फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, सेकंड ब्राइटेस्ट पूछ रहा है, मतलब जो दूसरे नंबर पे होगा ब्राइटनेस में, ठीक है। फर्स्ट क्यों नहीं पूछा? क्योंकि फर्स्ट सबसे आसान है। ये सर्किट में जो बल्ब है ना, तो बल्ब कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल है, तो सब के सब आर आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। समझ गए इस चीज को? तो इस सेल के अक्रॉस कनेक्टेड, तो इस सेल से करंट ड्राइव होगा आई, जितना करंट ड्राइव होगा वही इस सेल पे वापस पहुंचेगा आई, ठीक। तो ये जो बल्ब है ना, इससे पूरा का पूरा ये इस सेल से डायरेक्टली सीरीज से कनेक्टेड है, तो इस सेल से पूरा का पूरा जो करंट निकल रहा है वो इस ए से पास करेगा। यहाँ आने के बाद डिवीजन, यहाँ आने के बाद डिवीजन, मतलब इसमें पार्ट ऑफ द करंट जा रहा है, इसमें टोटल करंट जा रहा है, मतलब इससे करंट मैक्सिमम है। ए तो ब्राइटेस्ट, हमेशा कभी भी ब्राइटनेस का फंडा आए ना, तो हमेशा सर्किट में करंट दे दो, जिससे अगर आइडेंटिकल है तो जिससे करंट ज्यादा उससे का ब्राइटनेस ज्यादा है, क्योंकि बात पावर कंजम्पशन का हो जाता है, ठीक है। तो ए ब्राइटेस्ट होगा, इसीलिए ए को लीक से हटा दिया जाए, ठीक। अब बात करते हैं इन सबों में, ठीक। मान लो यहाँ आई जा रहा है, आई का डिवीजन होगा इधर, ठीक। तो आई का डिवीजन कैसे? तो इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, जैसे सबसे लास्ट से शुरू करना, सिंप्लीफाई करना। ये आर और ये आर पैरेलल है, ठीक है ना? देख लो, इसका ये, इस बल्ब का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इस बल्ब का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल कॉमन है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। याद रखना, तुम इसको पैरेलल नहीं देख सकते, इसको पैरेलल नहीं देख सकते, क्योंकि टर्मिनल्स कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों का, इसीलिए लास्ट से शुरू करते, तो इन दोनों का टर्मिनल्स कॉमन है, तो ये आर, इन दोनों का इक्विवेलेंट r/2, r/2 और r सीरीज में, r/2 जब तुम इन दोनों को मिला के एक कर दोगे, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, इन दोनों को मिला के मैंने कॉम्बिनेशन बना देने का मतलब ये r/2 और ये r, ठीक। तो ये दोनों अब देखो सीरीज में आ गए, तो ये कितना हो गया 3r/2 और ये कितना हो गया r। अब देखो ये 3r/2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल में आ जाएंगे, इनको अगर हटा के तुम एक कर दोगे, तो ये दोनों पैरेलल में। अब ये जो आई आ रहा है ना, ये इसमें और इसमें बटेगा ना, इसमें और इसमें बटेगा। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उससे करंट ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उससे करंट कम। तो इसमें मान लो I1 गया, इसमें मान लो I2 गया, मतलब इधर गया मान लो I2 और इधर गया I1। तो हमको पता है कि I1 जो होगा वो बड़ा होगा I2 से, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस इस पूरे का इक्विवेलेंट इससे बड़ा है, मतलब इस पूरे में करंट कम जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। तो तुमको पता चल गया कि I2 से I1 बड़ा है, मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा करंट D से जा रहा होगा, D विल बी द सेकेंड, ठीक। अब ये I2 जो इधर जाएगा, B से पास किया I2, इस जंक्शन पे आके फिर डिवाइड होगा इसमें और इसमें। तो ध्यान देना, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों आइडेंटिकल, ये आर पैरेलल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो इन दोनों से करंट सेम। I2 जो इधर से आ रहा है ना, इस जंक्शन पे जब डिवाइड होगा तो वो दो पार्ट में बटेगा, इक्वल पार्ट में। इसमें जाएगा I2/2, इसमें भी जाएगा I2/2। तो
इन दोनों से करंट सेम, तो इन दोनों का ब्राइटनेस सेम, ठीक है। इन चारों में सबसे ज्यादा डी का, उसके बाद बी का, क्योंकि इससे I2 करंट जा रहा है, ठीक। इससे I2/2, इससे I2/2, इस दोनों से कम करंट जा रहा है, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट ए, देन डी, देन बी, और ये दोनों का बराबर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये कहा। अब अगर इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन सा बल्ब अगर फ्यूज हो, कोई अगर बल्ब फ्यूज हो, तो विच बल्ब, किस बल्ब को अगर तुम फ्यूज करो तो सर्किट में कोई भी बल्ब ना जले, ठीक है। तो उसका आंसर होगा ये। अगर ए फ्यूज हो गया तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इधर से अगर करंट नहीं गया तो ये सोर्स पूरे के पूरे बल्ब से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, समझ गए। इसलिए इसीलिए हम लोग का जो हाउस होल्ड सर्किट है ना, उसको पैरेलल रखा जाता है, सीरीज नहीं रखा जाता है। मतलब सबका जो कनेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और सीधे सोर्स से कनेक्टेड है। कोई भी एक एलिमेंट अगर फ्यूज हो गया तो उससे बाकी घर के इक्विपमेंट्स पे या सर्किट में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सीरीज में रहता तो अगर इनिशियल कोई भी एक फ्यूज होगा, पूरा का पूरा सर्किट खत्म, ठीक है। चलो।